आज की तारीख में ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है वो किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किए गए। हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और उसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा को पढ़ा था। आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा को चालू करने जा रहे हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के लिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एज सच और एनसीईआरटी कह रही है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, की किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। और किंगडम प्रोटिस्टा को इस्टेब्लिश किया था अर्नस्ट हैकेल ने। सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया कैरोलस लिनियस के द्वारा, जिसमें उसने दो किंगडम फॉर्म किए थे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्लांटी में उन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को रखा था जिनमें सेल वॉल होगी। द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द सोल क्राइटेरिया। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ही एक क्राइटेरिया था जिसके बिहाफ पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में या दो किंगडम में बांट दिया था, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। जिन में ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल की प्रेजेंस मिल रही है उसको उन्होंने प्लेस कर दिया था किंगडम प्लांटी में, और जिन में सेल वॉल एब्सेंस है उनको उन्होंने प्लेस कर दिया था किंगडम एनिमिलिया में। ये किया था कैरोलस लिनियस ने। अर्नस्ट हैकेल ने थर्ड किंगडम, हम लोग का थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस किया था किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज की तारीख में हम लोग जानते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स से फॉर्म हुआ है किंगडम प्रोटिस्टा। आज की तारीख में ध्यान दीजिएगा जो मैं बात कह रहा हूँ। लेकिन अर्नस्ट हैकेल ने जब ये किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म किया था तब उनका क्राइटेरिया था, उन ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा था जिनमें वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं है, मतलब थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने किस किस को रखा था किंगडम प्रोटिस्टा में? एल्गी को, फंजाई को और यूनिसेलुलर एनिमल्स को। बाद में से उसमें से मल्टी सेलुलर एल्गी हमारे रिमूव कर दिए गए। फंजाई आज की तारीख में आप जानते हैं कि अलग ही एक किंगडम के रूप में स्टैब्लिश हो चुका है। तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे रह गया वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स रह गए। हैकेल ने ओरिजिनली यूनिसेलुलर यूकैरियोट को लेके नहीं बनाया था किंगडम प्रोटिस्टा, ये चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो अगर वहाँ पे क्वेश्चन आ गया नीट में आपको कि किंगडम प्रोटिस्टा रिप्रेजेंटेड बाय, आपका आंसर होगा यूनिसेलुलर यूकैरियोट। और अगर ये क्वेश्चन आ गया कि किंगडम प्रोटिस्टा एज इट इज़ प्रपोज बाय, इट वॉज प्रपोज बाय द अर्नस्ट हैकेल, उसमें कौन कौन था, तब आपका ये आंसर नहीं होगा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट, तब आपका आंसर होगा एल्गी, फंजाई अलॉन्ग विद यूनिसेलुलर एनिमल्स, तब आपका ये आंसर होगा। क्लियर? ये कैच है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता था। आगे चलते हैं, अब हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, आज की तारीख में ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है वो किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किए गए। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन इस किंगडम की बाउंड्री, सीमा रेखा कोई अच्छे से निर्धारित नहीं है। वॉट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, किसी भी बायोलॉजिस्ट के लिए जो एक फोटोसिंथेसिस करने वाला प्रोटिस्टन है वो दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए प्लांट हो सकता है वो उसको प्लांट कंसीडर करे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है नीट में आपसे, एमसीक्यू यहाँ से भी बनता है कि कौन सा ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। एक एमसीक्यू यहाँ से आपका बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि किंगडम प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक, ये एक जोड़ने वाली कड़ी की तरह काम कर रहा बिटवीन मोनेरा एंड कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मोनेरा के ऊपर प्रोटिस्टा कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मोनेरा और हमारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम कर रहा है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा रिगार्डेड एज द एंसेस्टर ऑफ द ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्रोटिस्टा में जो आ रहे हैं, प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं उनको हम लोग मानते हैं कि ये एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं किसके? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, ऐसा मानते हैं। वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स। अब हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ना क्या क्या? क्राइसोफाइट्स पढ़ने हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ने हैं, यूग्लिनॉइड्स पढ़ने हैं, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ने हैं, प्रोटोजोवन पढ़ने हैं। तो 5 कैटेगरी या 5 क्लासेस कह लीजिए जो हमको पढ़नी है। किंगडम प्रोटिस्टा को लर्न करने के लिए हमको इन 5 कैटेगरी या इन 5 क्लासेस को लर्न करना पड़ेगा। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोवन।
मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि प्रोटिस्टा के मेंबर ज़्यादातर आपको किस तरह के हैबिटेट में मिल रहे हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में मिल रहे हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल एंड फंजाई। ये जो किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, ये दूसरे किंगडम्स के साथ, प्लांट हो गया, एनिमिलिया हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई के साथ एक लिंक बना रहा है। बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि ये भी यूकैरियोटिक सेल है इसलिए इसमें भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब होता है जिस सेल में जेनेटिक मटेरियल बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो अलॉन्ग विद हिस्टोन प्रोटीन्स की प्रेजेंट हो, उस सेल में हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जो कि आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। तो बीइंग यूकैरियोटिक, क्योंकि ये भी यूकैरियोट्स है, यूकैरियोटिक सेल के रिप्रेजेंटेशन है। द प्रोटिस्टन सेल बॉडी, प्रोटिस्टा की जो सेल बॉडी होगी उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, तो इसमें आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो मिल रहा है, साथ के साथ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली की प्रेजेंट भी आपको मिलेगी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है और ना ही वहाँ पे आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली की प्रेजेंट मिलती है। जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली क्या हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइऑक्सिजोम, परऑक्सिजोम, लाइसोसोम्स, ये सब हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली की प्रेजेंट इसमें हमको मिलेगी प्रोटिस्टा की सेल बॉडी में, प्रोटिस्टा की सेल में, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, तो कुछ मेंबर ऐसे हैं जिसमें फ्लैजिला और सीलिया की हमको प्रेजेंस देखने को मिलेगी। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करेंगे ही करेंगे, एंड सेक्सुअली, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। एक्चुअल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्टेड फ्रॉम द किंगडम प्रोटिस्टा। मोनेरा में आपको अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में आप पढ़ते हो बेसिकली, तो वो एक्चुअल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है जिसमें हम लोग कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन ये पढ़ते हैं, वो बेसिकली पैरासेक्सुअलिटी है। ओरिजिनल, एक्चुअल, वास्तविक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास 12 की पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन दो तरह का, बेसिकली ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, वेजिटेटिव भी आता है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिफाइन किया गया है कि ये इस तरह का रिप्रोडक्शन है जो यूनिपेरेंटल होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म केपेबल इनफ होगा कि वो नेक्स्ट प्रोजीनी को बना दे। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली यूनिपेरेंटल है, एंड बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली बाई पेरेंटल है। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन अलॉन्ग विद फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा। तो एक्चुअल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्टेड फ्रॉम द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा से आपको वास्तविक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की शुरुआत देखने को मिलती है। इससे पहले वाले किंगडम में, मोनेरा में, एक्चुअल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता। एक्चुअल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्टेड फ्रॉम हियर, स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है। बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, किस तरह से होगा? गैमीट फॉर्मेशन होगा और गैमीट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं। क्राइसोफाइट्स पे आ गए हम लोग, ठीक। तो 5 हमने बोले आपको, डिवीजन या क्लासेस कह लीजिए या कैटेगरीज कह लीजिए, हमको जो स्टडी करनी 5 क्लासेस, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोवन। तो सबसे पहली वाली आ रही है क्राइसोफाइट्स। इट इंक्लूड्स डेस्मिड्स एंड डायटम्स। डेस्मिड्स और डायटम इसमें आते हैं क्राइसोफाइट्स में। डायटम को हम लोग गोल्डन एल्गा भी बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, एमसीक्यू यहाँ से भी बन सकता है। डायटम, दे अकर इन एक्वेटिक, हमको कहाँ मिल रहा है? एक्वेटिक हैबिटेट में मिल रहा है, मोस्टली फ्रेश, ज़्यादातर फ्रेश हैबिटेट में, और कुछ आपको मैराइन में भी मिलेंगे, मोस्टली फ्रेश में मिलेंगे। डायटम्स जो है मोस्टली फ्रेश वाटर कंडीशंस में मिलेंगे। एक्वेटिक हैबिटेट, एक्सक्यूज मी,
चलिए, डायटम्स दे अकर इन एक्वेटिक मोस्टली फ्रेश हमको कंडीशंस में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, एंड मैराइन, कुछ आपको मैराइन में भी मिलेंगे, एंड मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और अगर ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिल रहे हैं तो मॉइस्ट कंडीशन में मिलेंगे, ड्राई कंडीशन में नहीं मिलेंगे। एंड आर फोटोसिंथेटिक, साथ के साथ ये फोटोसिंथेटिक नेचर के होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो बेसिकली फोटो ऑटोट्रॉफ होंगे, फोटोसिंथेटिक इन नेचर। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के मिल सकते हैं, सच एज सर्कुलर, ट्रायंगुलर, इलोंगेटेड एंड बोट शेप। तो इसमें कई तरह की शेप्स मिल रही है, याद रख लीजिएगा, ये भी आपके MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि डायटम्स में आपको डिफरेंट शेप के डायटम्स मिल रहे हैं। दे मे बी फ्री फ्लोटिंग, ये डायटम्स जो है फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं। दे मे बी फ्री फ्लोटिंग और बॉटम ड्वेलर्स मतलब बॉटम बिल्कुल नीचे रहने वाले, तो या तो ये फ्री फ्लोट कर रहे हैं या बॉटम पे है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली, इससे देखिए फ्लोट पैसिवली, इससे भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि डायटम्स अपनी मूवमेंट कैसे दिखा रहे हैं। दे फ्लोट पैसिवली, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, पानी की धारा में ये पैसिवली आपको फ्लोट करते मिल सकते हैं, जहाँ पे प्लैंकटन फॉर्मेशन करेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर ये फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं। दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बट कैन फॉर्म सीडोफिलामेंट एंड कॉलोनीज, लेकिन इनका एग्रीगेशन आपको कॉलोनी की अपीयरेंस देगा। हालांकि हर सेल वहाँ पे स्वतंत्र स्थिति है, यूनिसेलुलर है, लेकिन एग्रीगेशन इनका आपको कॉलोनी फॉर्मेशन का अपीयरेंस देगा, इसलिए टर्म यूज हो रहा है सीडोफिलामेंट और कॉलोनीज। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, यहाँ से भी MCQ आपका बनता है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर, ये भी आपके MCQ के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायटम्स जो है चीफ प्रोड्यूसर है इन द ओशियन में ये चीफ प्रोड्यूसर है कि ये वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल बना रहे हैं, तो एक्वेटिक हैबिटेट में एक्वेटिक फूड चेन के ये प्रोड्यूसर के तौर पे काम कर रहे हैं। अब ये वाला जो स्टेंजा है, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपसे जब भी क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर डायटमेसियस अर्थ पे ही आता है। इन डायटम में सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल, तो सेल वॉल का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ है कि दो उसमें खोल बन गए जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे कि सोप केस आपके घर में अगर होता ही है सोप केस, तो आप देखेंगे कि एक नीचे वाले पोर्शन पे दूसरे वाला पार्ट ओवरलैप करता है। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल, दो शेल बना रहे हैं जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ फिट बैठेंगे, जैसे कि सोप बॉक्स में आपको साबुनदानी में आपको देखने को मिलता है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, इनके वॉल में आपको सिलिका का डिपोजिशन दिखेगा। वॉल्स आर एम्बेडेड, धसी हुई हैं, सिलिका उसमें मिल रहा है, नोन एज फ्रस्ट्यूल, तो सेल वॉल को फ्रस्ट्यूल बोलते हैं। ये आपकी NCERT में नहीं दिया, लेकिन याद रख लीजिएगा कि सेल वॉल जिसमें सिलिका डिपोजिशन आपको देखने को मिल रहा, उसको हम लोग फ्रस्ट्यूल बोलते हैं। एंड दस द वॉल आर इनडिस्ट्रक्टिबल, क्योंकि सिलिका की प्रेजेंट मिल रहा है, सिलिका की प्रेजेंस के मिलने की वजह से वॉल जो है सेल वॉल वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसका क्षय नहीं होगा, विनाश नहीं होगा। डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, भाई ये भी ऑर्गेनिजम्स हैं, आखिरी में ये भी डाई आउट होंगे, इमॉर्टल तो है नहीं। और ये इनकी जो सेल पार्ट है, बॉडी पार्ट है, मतलब कह लीजिए सेल, वो जाके सेटल कहाँ होगी, बॉटम पे, तो इनके जो बाकी का हिस्सा है वो तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन सेल वॉल का डिसइंटीग्रेशन होगा नहीं, वो वहाँ पे डिपॉजिट होते रहेंगे। एंड ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स दे पाइल अप एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वॉयर एंड फॉर्म बिग हीप्स। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड एज डायटमेसियस अर्थ। तो कई हजारों लाखों सालों में वहाँ जमा होते 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 वो डायटमेसियस अर्थ फॉर्मेशन कर देंगे, क्योंकि उनकी सेल वॉल का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा। दे पाइल अप एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वॉयर। द वाटर रिजर्वॉयर, वाटर बॉडी, जो पानी का जल संग्रहालय है, उसके नीचे जाके तलहटी पे ये सेटल होते चले जाएंगे।
और बाकी तो इनका सेल मास जो है, सेल का बाकी का पार्ट, वो तो डिस्ट्रक्शन हो गया, लेकिन सेल वॉल का डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि सिलिका मिल रही है। और कई हजारों लाखों सालों के बाद वहाँ पे इकट्ठे होते होते एक बड़ा ढेर, बिग हीप, एक बड़ा ढेर लग जाएगा। उस बड़े ढेर को हम लोग बोल रहे हैं डायटमेशियस अर्थ, और इसके लिए टर्म यूज होता है कीसलगर। याद रख लीजिएगा कीसलगर, ये भी आपकी बुक के बाहर का टर्म है, लेकिन एलन आकाश के मॉड्यूल में ये दिया रहता है और उससे क्वेश्चन वो लोग देते हैं। तो कभी आप इस तरह का कोई मॉड्यूल लगाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा भाई कॉन्फिडेंस हिल जाता है कि मुझे ये बात नहीं मालूम। लेकिन डायटमेशियस अर्थ को हम लोग कीसलगर भी बोलते हैं। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, क्योंकि ये जो डायटमेशियस अर्थ बनी है ये कंकड़दार, हल्की सी दानेदार होगी। दानेदार होने की वजह से इसको हम लोग पॉलिशिंग में यूज़ कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में, क्योंकि इनर्ट नेचर की है, इसलिए ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में भी उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन, द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिशन। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हाँ जी, द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ आइसोगैमस और ऊगैमस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द टाइप ऑफ गैमीट कितनी तरह का? 3, आइसोगैमस, ऊगैमस और एनाइसोगैमस। आइसोगैमस में जिसमें गैमीट जो होंगे सिमिलर मार्फोलॉजी और सिमिलर साइज शेप के होंगे। एनाइसोगैमस में उनका स्ट्रक्चर वाइज तो सेम है लेकिन छोटे बड़े हैं। और ऊगैमस में एक लार्ज होगा स्टैटिक और दूसरा स्मॉल होगा मोटाइल होगा। मोटाइल वाला, स्मॉल वाले को हम लोग मेल गैमीट और लार्ज वाले को फीमेल गैमीट। ये हो गया हमारा आइसो, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस अ डिप्लॉयड जाइगोट। फर्टिलाइजेशन होगा तो एन हैप्लॉयड गैमीट दूसरे एन हैप्लॉयड गैमीट के साथ फ्यूजन हुआ, डिप्लॉयड जाइगोट बन गया, विच ग्रो इन साइज एंड फॉर्म ऑक्सोस्पोर। ये जाइगोट साइज में बड़ा होके ऑक्सोस्पोर बना देगा। यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट बैठिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी से बाहर का आपको थोड़ा सा कंटेंट मिलने जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। जाइगोट विच ग्रो इन साइज एंड फॉर्म ऑक्सोस्पोर। पूछा जाता है ऑक्सोस्पोर किस में बन रहे हैं? डायटम से बन रहे हैं। ऑक्सोस्पोर बनने का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? ऑक्सोस्पोर एक तरह से बनने का सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ये कोशिश करेगा टू रीस्टोर द एक्चुअल सेल साइज। लगातार सेल डिवीजन होते होते सेल साइज स्मॉलर होता चला जाता है और कुछ जनरेशन के बाद डायटम ऑक्सोस्पोर बना के अपने ओरिजिनल सेल साइज को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। ऑक्सोस्पोर्स आर इन्वॉल्व इन रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नॉर्मल साइज इन डायटम। अपने नॉर्मल साइज को वो दोबारा रिस्टोर करना चाहता है बिकॉज सक्सेसिव माइटोटिक सेल डिवीजन लीड्स टू डिक्रीज इन सेल साइज। सेल साइज उसका डिक्रीज होता चला जा रहा है तो उसको वो रिस्टोर करने के लिए ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन करता है। जाइगोट बना, जाइगोट साइज में बड़ा होगा, ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन करेगा। डायटम्स आर अनयूजुअल इन देयर वेजिटेटिव सेल्स आर यूजली डिप्लॉयड। डायटम की वेजिटेटिव सेल डिप्लॉयड नेचर की है। डिप्लॉयड नेचर की मतलब 2n, ये हमको 2n मिल रही है, डिप्लॉयड नेचर की मिलेगी। डिप्लॉयड 2n नेचर की हमको इसकी वेजिटेटिव सेल मिल रही है। मियोसिस इज गैमेटिक। मियोसिस जो होगा गैमीट फॉर्मेशन के समय होगा, इस तरह का मियोसिस गैमेटिक मियोसिस कहलाता है। कहीं कहीं आपको जाइगोटिक मियोसिस भी देखने को मिलता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनस, एल्गा वगैरह में, ज़्यादातर एल्गा जो आपके हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को बिलोंग करते हैं उनमें आपको मियोसिस आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को बिलोंग करते हैं उनमें गैमीट फॉर्मेशन के समय मियोसिस नहीं होता, उनमें गैमीट फॉर्मेशन माइटोटिक डिवीजन से होगा और गैमीट के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट और जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मियोसिस आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। इनके केस में वेजिटेटिव सेल डिप्लॉयड है तो गैमीट फॉर्मेशन के समय मियोसिस डिवीजन हुआ है। इस तरह के डिवीजन को हम लोग
गैमेटिक मियोसिस बोलते हैं। गैमीट फॉर्मेशन के समय मियोसिस जो हुआ। द गैमीट्स आर ओनली हैप्लॉइड, गैमीट केवल हैप्लॉइड स्टेज को बिलोंग करेंगे, बाकी हैप्लॉइड स्टेज को कोई भी इनकी सेल स्ट्रक्चर बिलोंग नहीं करता, केवल गैमीट इनमें हैप्लॉइड स्टेज को बिलोंग करते हैं। दे आर इमोटाइल, डायटम्स इमोटाइल हैं बिकॉज फ्लैजिला आर एब्सेंट इन देम, क्योंकि उनमें फ्लैजिला की प्रेजेंस देखने को नहीं मिल रही। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है डायटम की? डायटम आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ओशियन। ये लाइन हम लोग पहले भी पढ़ चुके कि ओशियन के लोग चीफ प्रोड्यूसर हैं, एक्वेटिक चेन के लिए, फूड चेन के लिए ये लोग चीफ प्रोड्यूसर का काम, मेनली प्रोड्यूसर हैं ये लोग वहाँ पे। दे आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड टू एक्वेटिक एनिमल्स, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एक्वेटिक एनिमल्स के फूड का ये। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ैंथोफिल आर द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। क्लोरोफिल ए मिलेगी, क्लोरोफिल सी मिलेगी, ज़ैंथोफिल मिलेगी। डायटम आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, पॉल्यूशन इंडिकेट करने के, अगर वाटर पोल्यूटेड है तो वहाँ पर डायटम्स की ग्रोथ कम हो जाएगी, पता लगेगा कि वाटर बॉडी पोल्यूटेड हो गई, तो बहुत अच्छे पॉल्यूशन के इंडिकेटर माने जाते हैं। ऐसे ही लाइकेन भी हैं, लाइकेन एयर पोल्यूशन और लाइकेन SO2 के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे डायटम्स की बात हो रही है, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की बात हो रही है। डायटमाइट इस पोरस, जो डायटमाइट बनी वो पोरस है, केमिकली इनर्ट, इट इज़ देयरफॉर यूज्ड इन द फिल्ट्रेशन ऑफ शुगर, ऑयल, सिरप एंड एंटीबायोटिक। तो डायटमाइट हमारी डायटमेसियस अर्थ के बारे में बोल रहा। ये पोरस, पोरस मतलब सरंध्रदार, उसमें हल्के हल्के छेद से होंगे, पोरस होगी, केमिकली इनर्ट होगी, इसलिए हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं इन द फिल्ट्रेशन ऑफ शुगर, ऑयल, सिरप। डायनोफ्लैजिलेट्स पे आ गए अब हम लोग, डायटम्स खत्म। तो डायटम में जो आपको याद में रखना है, डायटमेसियस अर्थ से क्वेश्चन बनता है, ऑक्सोस्पोर से क्वेश्चन बनता है, और किस तरह के हैबिटेट में ये रह रहे हैं, मोस्ट एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी कैसे, मोस्टली फ्रेश, कुछ हमारे मैराइन के। दिस ऑर्गेनिज्म, अब हम लोग आ रहे हैं अगले क्लास पे, डायनोफ्लैजिलेट्स पे, प्रोटिस्टा की अगली क्लास डायनोफ्लैजिलेट्स। दिस ऑर्गेनिजम्स आर मेनली मैराइन, वो मेनली फ्रेश वाटर थे, ये मेनली मैराइन है। वो कौन? डायटम्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेनली मैराइन बट सम अकर्स इन फ्रेश वाटर, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स इसमें नहीं होंगे, कुछ एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो सम फ्रेश वाटर है एंड आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ये भी फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं, डायटम भी फोटोसिंथेटिक नेचर के थे। दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो ये ज़्यादातर आपको वाटर के अपर सरफेस पे, या आप कहिए कि लेवल पे मिलेंगे, वाटर लेवल पे, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर लेवल पे मिल रहे हैं, और फाइटोप्लैंक्टन बनाने में बहुत बड़ा रोल ये प्ले कर रहे हैं। प्लैंक्टन क्या है? प्लैंक्टन है सब माइक्रोस्कोपिक एग्रीगेशन, ये प्लैंक्टन एग्रीगेशन ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होता है, और अगर इसमें जो सेल है वो सेल प्लांट सेल है तो फाइटोप्लैंक्टन, और अगर वो सेल एनिमल सेल है तो जूप्लैंक्टन। प्लैंक्टन इज द एग्रीगेशन ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, फ्लोट पैसिवली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। तो फ्लोटिंग पैसिवली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, अगर एग्रीगेशन ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल रहा है तो उसको हम लोग प्लैंक्टन बोलते हैं। बेसिकली प्लैंक्टन दो तरह का है, जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन में जो सब ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे हैं, सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, वो सेल जो है बेसिकली प्लांट सेल को बिलोंग करती होगी, और जूप्लैंक्टन में वो सेल्स एनिमल सेल्स को बिलोंग करती होगी। जैसे कि हमारे अमीबा या पैरामीशियम का अगर एग्रीगेशन आपको मिलेगा तो उसको हम लोग जूप्लैंक्टन बोलेंगे। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। अलग अलग कलर के मिलेंगे। देखिए जो दो बातें ध्यान में रखिएगा, डायटम्स के लिए बोला गया था कि अलग अलग शेप के, ट्रायंगल, स्फेरिकल, अलग अलग शेप के, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अलग अलग कलर के मिलेंगे। ये दो बातें ध्यान में रखिएगा, इसमें घालमेल ना हो जाए। कैच है इसमें भी, डायटम में अलग अलग शेप, डायनोफ्लैजिलेट्स में अलग अलग कलर। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होने की वजह से उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा कलरेशन आएगा। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन देयर आउटर सरफेस। इनकी सेल वॉल कैसी बनी है? सेल वॉल में हम देखेंगे सेलुलोज प्लेट की प्रेजेंस मिल रही है। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन देयर आउटर सरफेस,
मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ज़्यादातर डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनो का मतलब 2, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला होंगे। वन लाइज लॉन्जिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली। तो हम देखेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स में ये आपको स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में एक तो आपको फ्लैजिला अगर देखने को मिल रहा है तो लॉन्जिट्यूडनली, और एक फ्लैजिला आपको ट्रांसवर्सली भी देखने को मिलेगा। तो 2 फ्लैजिला की प्रेजेंस मिलेगी, एक आपके लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पे है, एक आपका ट्रांसवर्स एक्सिस पे है, ट्रांसवर्सली इन अ फॉरो बिटवीन द वॉल प्लेट। और ये सॉरी एक्सक्यूज मी, नॉट फीलिंग वेल, चलो खैर कोई नहीं। तो लॉन्जिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली हमको फॉरो, एक लकीर कह लीजिए या खांचा कह लीजिए, जिसमें हमको इनकी प्रेजेंस मिल रही है फ्लैजिला की बिटवीन द वॉल प्लेट्स। अब फ्यू आर नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजिलेट, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर डायनोफ्लैजिलेट में फ्लैजिला मिलेगा। कुछ एक ऐसी रिपोर्ट्स भी है जहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंस मिलेगा। फ्लैजिला एब्सेंस होने की वजह से वो नॉन मोटाइल होंगे, क्योंकि ये फ्लैजिला की बीटिंग, फ्लैजिला के बीट करने से ही इनकी सेल आगे मूव करती है। द 2 फ्लैजिला बीट इन डिफरेंट डायरेक्शन, और ये जो फ्लैजिला बीट करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में उनकी बीटिंग होती है। डायनोफ्लैजिलेट्स हैव अ प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखिए डायटम जो थे, डायटम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को बिलोंग कर रहे थे, उनकी वेजिटेटिव सेल डिप्लॉयड थी। केवल गैमीट बना तो गैमीट केवल उनका एन स्टेज को बिलोंग करता है, एन स्टेज को रिप्रेजेंट करता है डायटम्स में। यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट्स में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ नॉक्टिलूका एंड देयर रिलेटिव। लेकिन इसके एक्सेप्शन नॉक्टिलूका है, नॉक्टिलूका और उसके संबंधी जो है उसमें एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है कि वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को बिलोंग करेंगे। लाइफ साइकिल यूजली इन्वॉल्व्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ माइटोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोन बाय देम। ज़्यादातर इनमें हमें देखने को मिल रहा कि ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा बाय मींस ऑफ माइटोसिस, माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा वो अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ केसेस में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट, एग्जाम्पल गोनियोलेक्स। ये वाला याद रखिएगा, ये वाली आपका इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पैराग्राफ इज वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट, रेड डायनोफ्लैजिलेट एग्जाम्पल गोनियोलेक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा गोनियोलेक्स कि वो रेड कलरेशन देगा सी को, तो दिखने में सी रेड दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग रेड टाइड बोलते हैं। टाइड का मतलब होता है लहर। तो गोनियोलेक्स की ओवर प्रोडक्शन से सी का कलर आपको रेड अपीयर होगा और उसके लिए टर्म यूज हो रहा है रेड टाइड। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मेक द सी अपीयर रेड, रेड टाइड। बेसिकली ये लाइन रिपीट हो गई, इंपॉर्टेंट थी, रिपीट हो गई, कोई बात नहीं। सम मैराइन डायनोफ्लैजिलेट शो बायोलुमिनेसेंस, ये बात भी याद रखिएगा। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स ऐसे हैं जो बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। तो व्हाट इज बायोलुमिनेसेंस? बायोलुमिनेसेंस क्या है? अगर कोई लाइव ऑर्गेनिज्म लाइट को इमिट करे, दैट इज बायोलुमिनिज्म। बायोलुमिनेसेंस क्या है? बायोलुमिनेसेंस है इफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इमिट्स लाइट, लाइट को इमिट करता है तो उसको हम लोग बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं। तो सम मैराइन डायनोफ्लैजिलेट शो बायोलुमिनेसेंस, इट मीन्स दे इमिट लाइट। इसका मतलब है कि वो लाइट को रेडिएट करते हैं, लाइट को निकालते हैं। नॉक्टिलूका इसका एग्जाम्पल है। डायनोफ्लैजिलेट्स आर आल्सो कॉल्ड फायर एल्गा। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे कि फायर एल्गा कौन है। डायनोफ्लैजिलेट्स को हम लोग फायर एल्गा बोलते हैं, फायर आग, बिकॉज दे अपीयर ग्लोइंग लाइट ड्यू टू द बायोलुमिनेसेंस, क्योंकि रात में समुद्र में ये आपको जलते हुए से दिखाई देंगे, क्योंकि उनमें से बायोलुमिनेसेंस हो रहा है, लाइट इमिट हो रही है, तो ऐसी अपीयरेंस आपको आएगी कि ग्लो कर रहे हैं, चमक रहे हैं। तो इसलिए इनके लिए फायर एल्गा टर्म भी यूज किया जाता है, याद रख लीजिएगा। सम मैराइन डायनोफ्लैजिलेट शो बायोलुमिनेसेंस, इट मींस दे इमिट लाइट। नॉक्टिलूका डायनोफ्लैजिलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज फायर एल्गा बिकॉज दे अपीयर ग्लोइंग लाइट टू द बायोलुमिनेसेंस। हो चुकी बात। तो जो इंपॉर्टेंट है वो रिपीट है, आपसे क्वेश्चन यहीं से बनता है। न्यूक्लियस इज लार्ज, न्यूक्लियस लार्ज होगा। जेनेटिक मटेरियल रिमेन कंडेंस इन इंटरफेस 2, जेनेटिक मटेरियल जो है इंटरफेस में भी कंडेंस फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा कैच, हेंस इट्स कॉल्ड मीजोकैरॉन। अब यहाँ की 2-3 बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, इंपॉर्टेंट है।
तो है क्या मेरे भाई कि हम लोग देखते हैं दो तरह की सेल्स हम लोग को नोन है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब एक सेल और रख लीजिएगा यार, मेसोकैरियन। ये क्वेश्चन आ चुका है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स नोन टू अस। तीन तरह की, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मेसोकैरियन। मेसोकैरियन का एग्जांपल क्या है, डायनोफ्लैजिलेट, क्योंकि इसमें क्या है हम लोग देखेंगे इंटरफेज में भी जेनेटिक मटेरियल कंडेंस फॉर्म में मिलेगा। अब हम लोग इंटरफेस समझें तो सेल साइकिल अगर आपको याद हो, ये सेल डिवाइड हुई, दो सेल बनी, ये सेल फिर से सेल साइकिल में एंटर हो गई, सेल साइकिल में एंटर हो गई, ये G1 फेज, S फेज, G2 फेज और उसके बाद M फेज। ठीक, M फेज का खात्मा, भाई हमारी दो सेल बन गई। M फेज के खात्मे में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस और M फेज खत्म। और ये वाला कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस को फर्दर बांटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक हमारा एम फेज और यहाँ से यहाँ तक हमारा इंटरफेज। ठीक, एक बार फिर से साफ साफ बना दूं, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना डायग्राम, थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं मैं। पहले तो तीन तरह की सेल लिख देता हूं। फिर यहां से यहां तक और ये हमारा यहां से यहां तक एम फेज। ठीक, इंटरफेज में हम देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल कंडेंस फॉर्म में नहीं होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता। और जब ये सेल G2 पार करके एम फेज में एंटर होती, प्रोफेज, तो बेसिकली कंडेंसेशन चालू होता। और कंडेंस होते होते अब तीन टर्म है, क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन थ्रेड क्या है, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डीएनए का थ्रेड along with some RNA, DNA thread along with some RNA and histone and non-histone protein, वो क्रोमैटिड थ्रेड है। क्रोमैटिड थ्रेड जब पूरी तरह से कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम कहलाता है। और क्रोमैटिड क्या है, क्रोमोसोम जब बन रहा है, जब कंडेंसेशन हो रहा है, तो उससे पहले इस फेज में डीएनए मटेरियल, डीएनए मॉलिक्यूल अपने को रेप्लिकेट कर लेता है। तो जब ये कंडेंस होता है, प्रो फेज में कंडेंस होना चालू होता है और मेटा फेज में आके फुल्ली कंडेंस हो जाता है, तो बेसिकली आपको जो क्रोमोसोम दिखाई देगा वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम दिखाई देगा। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का मतलब है इस तरह से, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, क्योंकि उसके पास मान लीजिए ब्लू या रेड, कोई भी आप मान लीजिए, या ब्लू वाला या रेड वाला, ओरिजिनल उसका था डीएनए कंटेंट, डीएनए मॉलिक्यूल, और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड है जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है इस फेज में। तो अब दो डीएनए मॉलिक्यूल है, कंडेंस होगा तो इस तरह से आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। हाफ पार्ट ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इज सेड टू बी द क्रोमैटिड। इसका आधा भाग वो एक क्रोमैटिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड और ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड है। तो तीन टर्म है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, क्रोमोसोम, जो आपको क्लियर होने चाहिए। क्रोमैटिन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए का थ्रेड है, along with some RNA and histone and non-histone proteins. When it get fully condensed, then it is said to be the chromosome. Because prior to condensation, the genetic material has undergone duplication. Therefore, the duplicated chromosome appears like this, and half part of the duplicated chromosome is said to be the chromatid. हाफ पार्ट डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का क्रोमैटिड होता है। अब हम लोग अगर ये माइटोटिक सेल डिवीजन है तो एनाफेज में ये स्प्लिट करेगा और आधा हमारा क्रोमैटिड एक पोल पे और एक क्रोमैटिड दूसरे पोल पे,
और ये जो एक क्रोमेटिड है ये फ्यूचर की डॉटर सेल का अपने आप में पूरा क्रोमोसोम होता है। क्लियर? तो ये बात इंटरफेज में जेनेटिक मटेरियल जो है नॉर्मल सेल्स या अदर सेल्स का, ज़्यादातर सेल्स का आपको इलोंगेटेड स्कैटर्ड रूप में मिलेगा, लेकिन इस वाले केस में डायनोफ्लैजिलेट में कंडेंस फॉर्म में मिल रहा है। ये बात वो कह रहा। तो डायनोफ्लैजिलेट में कंडेंस फॉर्म में अगर मिल रहा है तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं मीजोकैनोन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एनसीईआरटी में इस पॉइंट को उसने स्किप कर दिया, याद रख लीजिएगा। आगे चलता हूँ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आइए। व्हेन दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। अगर लार्ज नंबर में ग्रोथ हो गई, खूब ज़्यादा बढ़ गए, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे, सेक्सिटोसिन इन द सी विच किल्ड फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल। जो फिश को, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को चोकअप हो जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। पॉइजनस टू वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट के लिए पॉइजनस है। मैराइन शेलफिश, मैराइन शेलफिश में कौन आते हैं? मैराइन शेलफिश में इनवर्टिब्रेट आते हैं। बेसिकली वो इनवर्टिब्रेट जिसमें आपको एक्सोस्केलेटन की प्रेजेंस मिल रही है। मैराइन शेलफिशेस एक्सोस्केलेटन बेयरिंग एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट, तो कौन हो गए? मोलस्का, आर्थ्रोपोड, यूज फॉर फूड, जिनका कि हम लोग फूड के तौर पे, सी फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ईट लार्जर नंबर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट, ये डायनोफ्लैजिलेट को खा लेते हैं। ठीक, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक है, तो ये भी प्रोड्यूसर है। इन्होंने डायनोफ्लैजिलेट्स को खा लिया। पॉइजन रीचेस टू द शेलफिश, अब ये पॉइजनस है, पॉइजन शेलफिश में भी पहुंची, लेकिन शेलफिश को हार्म नहीं करेगी। ये पॉइजन जो है वर्टिब्रेट्स को ही हार्म करेगी। शेलफिश इनवर्टिब्रेट्स है, उनको हार्म नहीं करेगी। द पॉइजन इज नॉट हार्मफुल टू देम, उनको हार्म नहीं किया। बट व्हेन अ मैन ईट्स सच इन्फेक्टेड शेलफिश, लेकिन अगर इस तरह का प्रॉन, झींगा अगर किसी मैन ने खा लिया, ह्यूमन बींग ने खा लिया, तो वो तो वर्टिब्रेट है। ही बिकम सीवियर इल, उसको गंभीर बीमारी हो जाएगी, कॉल पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, जिसको हम पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग बोलते हैं, PSP, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। तो ये क्वेश्चन भी आता है। यूग्लिनॉइड्स पे आइए। अब हम लोग 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं डायटम्स, उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूग्लिनॉइड्स। दीज आर यूग्लिना लाइक यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट, ये यूग्लिना और यूग्लिना की तरह के यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स हैं। विच पॉजेस पेलिकल, जिनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जो प्रोटीन की बनी, और इसको हम लोग पेलिकल बोल रहे हैं इंस्टेंट ऑफ सेल वॉल प्रेजेंस नहीं है। दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, प्रोटीन रिच लेयर है, प्रोटीन बहुत है, इसको पेलिकल बोल रहे हैं। विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से सेल वॉल तो है नहीं, प्रोटीन की ज़्यादातर प्रोटीन है इनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री में, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल, लचील, लोचदार है। हैबिट एंड हैबिटेट्स कहाँ मिलेंगे? मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। तो हमारे डायटम्स कैसे थे? एक्वेटिक थे, और एक्वेटिक में ज़्यादातर कैसे थे? एक्वेटिक में ज़्यादातर हमारे फ्रेश वाटर थे। और ये डायनोफ्लैजिलेट्स हमारे ज़्यादातर मैराइन कंडीशन के थे। ये वाले कैसे हैं? मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, खड़े पानी में, खड़े पानी में मिलेंगे। एंड डैम सॉइल, और सॉइल पे ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे नमी हो। न्यूट्रिशन इज होलोफिटिक, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोफिटिक है। होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? अब आप ये समझिए, होलोफिटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन मोड ऑफ प्लांट, जैसा कि प्लांट में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है उसको हम लोग होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। विच इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज द ऑटोट्रॉफ, जिसको हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं। एंड यूज, और इसमें क्या है? प्लांट किसको यूज़ कर रहा है? रेडिएटिंग सोलर एनर्जी को, सूरज की विकिरण की सहायता से, आने वाली ऊर्जा की सहायता से वो अपना भोजन बनाता है। सूरज की किरणों की ऊर्जा से अपना भोजन बनाना, फोटो ऑटोट्रॉफ, रेफर्ड एज ऑटोट्रॉफ। एंड यूज सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहा है फॉर मेकिंग देयर फूड। एंड इनऑर्गेनिक कार्बन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज़ कर रहा, कार्बन का रिडक्शन करके अपना भोजन बनाएगा। द सोर्स ऑफ कार्बन रिस्पेक्टिवली, तो सोलर एनर्जी को एनर्जी के तौर पे और इनऑर्गेनिक कार्बन को कार्बन के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। सैप्रोबिक एंड होलोजोइक इज अ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। उसके अलावा सैप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोबिक का मतलब है कि डिसइंटीग्रेशन करना बाहर और फिर एब्जॉर्ब करना। होलोजोइक,
होलोजोइक न्यूट्रिशन इज हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में भोजन को कंज्यूम करना, भोजन को कंज्यूम करके अंदर डाइजेशन करना। तो सैप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिल रहा है और होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर सनलाइट मिल रही है तो फोटो ऑटोट्रॉफ होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तौर पे काम चला लेगा। अगर सनलाइट की एब्सेंस है, सनलाइट नहीं मिल रही, तो वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे कन्वर्ट हो जाएगा। दे हैव 2 फ्लैजिला, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग। इसमें हमें 2 फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, एक छोटा एक बड़ा। इन डार्क इवन फोटोसिंथेटिक फॉर्म कैन बिहेव लाइक heterotrophic, predating on other small organisms, holozoic, और फीडिंग ऑन ऑर्गेनिक रिमेन्स। डार्क कंडीशन में मानिए सूर्य ग्रहण है या बादल छाए हुए हैं 2 दिन, खूब ज़्यादा एकदम घटाटोप अंधेरा है, इतना ज़्यादा कि सनलाइट नहीं आ रही है, उस सीन में क्या होगा, डार्क में फोटोसिंथेटिक फॉर्म, वो फॉर्म भी जो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म भी फोटोसिंथेसिस को छोड़ के क्या करने लगेंगे, हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दूसरे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, होलोजोइक, प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, तो उनको खा रहे हैं ना, उनको ग्रैब करके उनको खा रहे हैं, तो वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। फीडिंग ऑन ऑर्गेनिक रिमेन, अगर डेड ऑर्गेनिक रिमेन का डिकम्पोजिशन करके उससे अपना एनर्जी डिराइव कर रहे हैं, तो ये सैप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक हो जाएंगे, सैप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हालांकि सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में ये फोटो ऑटोट्रॉफ की तरह काम करते हैं। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव हीटरोट्रॉफ, लेकिन जब उनको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, कैसे हो जाएंगे वो, हीटरोट्रॉफ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। दे व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हीटरोट्रॉफ, तब वो हीटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे कन्वर्ट हो जाएंगे। बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हालांकि सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन सनलाइट की एब्सेंस में हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे कन्वर्ट हो जाएंगे। हीटरोट्रॉफिक में दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स का शिकार करके अपना भोजन करने लगेंगे। इंटरेस्टिंगली ये हमारे लिए बड़ी इंटरेस्ट की बात है, महत्व की बात है। द पिगमेंट्स ऑफ द यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। यूग्लिनॉइड्स में मिलने वाले पिगमेंट हायर प्लांट के पिगमेंट के सिमिलर होते हैं, उसी के तरह के होंगे। एग्जाम्पल यूग्लिना, इसका एग्जाम्पल यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल है यूग्लिना। सच अ मोड ऑफ मिक्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉपिक, और इस तरह का यूग्लिनॉइड्स का एक एग्जाम्पल है यूग्लिना, और इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होलोफिटिक भी हो सकता है, होलोजोइक भी हो सकता है, हीटरोट्रॉफ भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आवर वो उस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहे हैं। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम मिक्सोट्रॉपिक, मिला जुला मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल, दे स्टोर देयर कार्बोहाइड्रेट एज पैरामाइलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पैरामाइलन किसका स्टोर फूड मटेरियल है, यूग्लिनॉइड्स का। इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट सिमिलर टू स्टार्च, ये केमिकली स्टार्च के सिमिलर एक कार्बोहाइड्रेट है। रिप्रोडक्शन पे आइए, अंडर फेवरेबल कंडीशन दे मल्टीप्लाइड बाय लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। याद रखिएगा यूग्लिनॉइड्स में लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन आपको कई तरह का मिल सकता है, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और एसिमेट्रिक। तो हमें लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन मिल रहा है यूग्लिना में। अंडर फेवरेबल कंडीशन द पाल्मेला स्टेज इज फाउंड, और अगर कंडीशन उसके फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल कंडीशन में तो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन करके उसने अपना नंबर बढ़ा लिया, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये पाल्मेला स्टेज आपको दिखाएंगे। पाल्मेला स्टेज में मल्टीपल यूग्लिना बनेंगे। यूग्लिना इज स्टडीड एज प्लांट एज वेल एज एनिमल। यूग्लिना को हम लोग प्लांट के तौर पे भी और एनिमल के तौर पे भी कंसीडर करते हैं। कुछ लक्षण इसके प्लांटी के मिलते जुलते हैं और कुछ लक्षण इसके एनिमिलिया के मिलते जुलते हैं। इट इज़ कॉल्ड प्लांट एनिमल, इसको हम लोग प्लांट एनिमल बोलते हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, होलोफिटिक न्यूट्रिशन, कि इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा,
जो इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, हायर प्लांट्स जैसे हैं, और होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अपना भोजन ये सूरज की ऊर्जा से स्वयं बना लेगा। एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ पेलिकल, कि इसमें जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो प्रोटीन रिच है, फ्लेक्सिबल है। प्रेजेंस ऑफ पेलिकल, सेल वॉल नहीं है, तो ये इसका एनिमल लाइक कैरेक्टर है, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉट ऑफ सेलुलोज। प्रोटीन रिच है। प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगी। प्रेजेंस ऑफ लॉन्जिट्यूडनली बाइनरी फिशन, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन भी इसका इस तरह का कैरेक्टर है जो एनिमल लाइक कैरेक्टर है। अब हम लोग आ गए हैं स्लाइम मोल्ड्स पे। 3 हम लोग पढ़ाए हैं क्लासेस। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, सैप्रोफिक नेचर के, सैप्रोफाइट है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के क्षय से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव, इनकी बॉडी आप देखेंगे पानी की धारा, हल्की सी करंट बह रही है, उसके साथ टूटी हुई पत्ती टहनी जा रही है, तो उसके ऊपर आपको काले से रंग का कुछ स्ट्रक्चर सा दिखाई दे रहा है, एग्रीगेशन दिखाई दे रहा है, बेसिकली वो स्लाइम मोल्ड्स है। तो बहती धारा के साथ पानी, बारिश हुई हल्की फुल्की और पानी हल्का सा बह रहा है, उसके साथ टूटी पत्तियाँ टहनी भी बह रही है, उसके ऊपर आपको काले से रंग का जो बॉडी मतलब आपको एक्यूमुलेशन दिखेगा, वो स्लाइम मोल्ड्स हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग, उनकी बॉडी साथ साथ मूव होगी, मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग, टहनी, एंड लीव्स, शरीर टहनियाँ क्षय पत्ती के साथ चलता है, टहनियों के साथ और पत्तियों के साथ चल रहा है। इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, और ये क्या कर रहा है? ये ऑर्गेनिक मटेरियल को, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को, भले वो प्लांट ओरिजिन का हो भले वो एनिमल ओरिजिन का हो, उसका डिसइंटीग्रेशन करके, डीकम्पोजिशन करके उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इनगल्फिंग खा रहा है, इनगल्फ कर रहा, ले रहा है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सुटेबल कंडीशन में ये खूब सारे एग्रीगेशन दिखाएंगे, खूब ज़्यादा फल फूल जाएंगे, और उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, विच में भी ग्रो फॉर सेवरल फीट, जिसकी की वृद्धि कई फीट तक हो सकती है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी। अनफेवरेबल कंडीशन में याद रखिएगा, खूब आता है ये क्वेश्चन। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बना देंगे, बेरिंग स्पोर एट देयर टिप, और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे स्पोर बनेंगे, स्पोर में सेल वॉल होगी। तो वेजिटेटिव स्टेज में सेल वॉल नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज में सेल वॉल है, याद रखिएगा। द स्पोर्स प्रोसेस स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल, स्पोर में सेल वॉल होगी। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, ये गजब के प्रतिरोधात्मक क्षमता वाले होंगे, बुरे से बुरा समय भी काट लेंगे। एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, अगर समय इनके अनुकूल नहीं आया, ये स्पोर के रूप में बने रहेंगे। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, बुरी कंडीशन में बने रहेंगे। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, और स्पोर का डिस्पर्सल हवा की धारा के साथ हो रहा है, हवा की लहर के साथ हो रहा है। द की डिफरेंस बिटवीन स्लाइम मोल्ड एंड फंजाई। अब हम बोल रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स फंगस लाइक हमारे ऑर्गेनिज्म है, ट्रू फंगस नहीं है ये। इनको हम लोग ट्रू फंगस या फंजाई में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि सेल वॉल कंपोजिशन फर्क है। स्लाइम मोल्ड में ये बात आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, तो स्लाइम मोल्ड को हम लोग फंगस लाइक या फंगस ट्रू बोल देते हैं जी, सीडो फंगस बोल देते हैं। तो क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंगस एंड स्लाइम मोल्ड। बेसिकली क्या डिफरेंस है कि स्लाइम मोल्ड को हमने फंगाई में स्थान नहीं दिया, फंजाई में नहीं प्लेस किया। कारण है सेल वॉल का कंपोजिशन। इसकी सेल वॉल जो है स्लाइम मोल्ड की सेलुलोज की है, जबकि फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। स्लाइम मोल्ड्स हैव अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, while fungi have a cell composed of wall composed of chitin. Slime molds belong to the kingdom Protista, किंगडम प्रोटिस्टा में आ रहे हैं, एंड दे आर कॉल्ड फंगस लाइक प्रोटिस्टन, और उनको हम लोग फंगस लाइक कहते हैं, ट्रू फंगस नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट फंगाई आर ट्रू ऑर्गेनिज्म, और दूसरे तौर पे इसके विपरीत अगर हम देखें, फंजाई जो है वास्तविक ऑर्गेनिज्म है, और उनको हम लोगों ने किंगडम फंजाई में स्थान दिया है। एग्जाम्पल ऑफ ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड फाइसेरम, याद रख लीजिएगा ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एग्जाम्पल ऑफ ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड फाइसेरम, इसको भी याद रख लीजिए। अब हम लोग आखिरी क्लास पे आ रहे हैं, और इसी के साथ आपका प्रोटिस्टा आज की तारीख में ख़त्म हो जाएगा, और फिर मैं आपको फंजाई पे ले चलूँगा। प्रोटोजोवन पे आइए। ऑल प्रोटोजोवन आर हीट्रोट्रॉफ, ये हीट्रोट्रॉफिक नेचर के होंगे।
लिव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट, जो अपना जीवन यापन या तो शिकारी के तौर पे कर रहे हैं या पैरासाइट परजीवी के तौर पे कर रहे हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, हम लोग मानते हैं कि ये आज की तारीख के जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ये शुरुआती दिनों के पूर्वज हैं, प्रिमिटिव पुराने, ये उनके बहुत प्रारंभिक अवस्था के पूर्वज हैं। देयर आर फोर मेजर ग्रुप अकॉर्डिंग टू द लोकोमोटरी ऑर्गन। प्रोटोजोवन को हमने 4 ग्रुप में बांटा है अकॉर्डिंग टू द लोकोमोटरी ऑर्गन, कि उनका चलने के लिए लोकोमोशन में कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इस बिहाफ पे आपको इसके 4 ग्रुप मिलेंगे प्रोटोजोवन के। अब अपनी बुक में आप देखेंगे ये एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं, मैंने उनको रीअरेंज किया है, बेसिकली है एनसीईआरटी। 5 मैंने इसके तो पॉइंट बना दिए हैं ताकि आपको क्रैमिंग में याद रखने में आसानी हो जाए, रटने में आसानी हो जाए। है क्या, जब वो डिस्क्राइब करता है फ्लैजिलेटेड को या सीलिएटेड को या अमीबॉइड को, तो वो कभी किसी चीज़ का पहले जिक्र करता है, कभी किसी चीज़ का पहले जिक्र करता है। बेसिकली 5 पॉइंट है जो हर ग्रुप में डिस्कस हुए हैं। वो 5 पॉइंट है कि सबसे पहला तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, दूसरा पॉइंट है कि उनका हैबिटेट कैसा है, तीसरा पॉइंट है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री, उसकी बॉडी की कौन सी बाउंड्री बना रहा है, आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, चौथा पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन और 5वां है एग्जाम्पल। यही हम 5 एज इट इज चारों पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम मोड ऑफ लोकोमोशन या लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करेंगे, उसके बाद हम हैबिटेट की बात करेंगे, उसके बाद हम आउटर मोस्ट बाउंड्री की बात करेंगे, उसके बाद हम न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहले क्या, लोकोमोटरी ऑर्गन, उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हैबिटेट, उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आउटर मोस्ट बाउंड्री, उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन और 5वां एग्जाम्पल। तो चलिए देखिए, दे पोजेस फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन में वो आ रहे हैं जो फ्लैजिला की सहायता से लोकोमोशन करते हैं। हैबिटेट पे आइए, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, स्थल पे भी मिल सकते हैं और एक्वेटिक जल में भी मिल सकते हैं। दे में भी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। तो फ्री लिविंग में टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे भी मिल सकते हैं फ्री लिविंग, और पानी में भी फ्री लिविंग मिल सकते हैं। पैरासाइट्स पैरासिटिक फॉर्म में मिल सकते हैं, पैरासिटिक होंगे तो डिजीज कॉजिंग होंगे। कॉमन सेल्स और सिम्बायोन, और हो सकता है कि कॉमन सेल में अपना जीवन यापन कर रहा हो, कॉमन सेल जो हमारा रिलेशनशिप है उसमें जीवन यापन कर रहे हो, या सिम्बायोन, कॉमन सेल और सिम्बायोन पर जीवन यापन कर रहे हो। बॉडी की आउटर मोस्ट बाउंड्री किसकी बनी है, फर्म पेलिकल की। तो सबसे पहले फ्लैजिला, इसमें मोड ऑफ लोकोमोशन में फ्लैजिला की सहायता से लोकोमोट हो रहे हैं। फिर टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी हैं, फ्री लिविंग भी हैं और पैरासिटिक भी है। उसके बाद बॉडी में आउटर मोस्ट बाउंड्री पेलिकल बना रहा है। न्यूट्रिशन होलोजोइक, सैप्रोबिक, पैरासिटिक। होलोजोइक भी हो सकता है, खा ले पूरा एज इट इज, सैप्रोबिक कि बाहर डिकम्पोजिशन करे तब एब्जॉर्ब करे, और पैरासिटिक दूसरे पे आश्रित। एग्जाम्पल क्या है, ट्राइकोनिम्फा, जिरार्डिया, लिशमेनिया। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, द पैरासाइट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। तो एनसीईआरटी इसके बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन पहले 2013-12 के पहले के क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन खूब आता था जब तक सीपीएमटी वगैरह या रीजनल पीएमटी होता था। जब से नीट हो गया तो ये क्वेश्चन तो नहीं आया है कि स्लीपिंग सिकनेस का पॉजिटिव एजेंट कौन है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस स्लीपिंग सिकनेस कर रहा है। लिशमेनिया डोनोवेनाई, काला आजार या डमडम फीवर जिसको बोलते हैं उसको करता है। पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। लिशमेनिया को कौन, सैंड फ्लाई वेक्टर है जो लिशमेनिया को फैला रहा है, और वो काला आजार या डमडम फीवर कर रहा है, सैंड फ्लाई। और हमारा ट्रिपैनोसोमा को कौन, सेसे फ्लाई, सेसे फ्लाई फैलाता है ट्रिपैनोसोमा को, जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस हो रहा। आगे चलते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोवन पे आइए। दे डेवलप सीडोपोडिया। तो पहला था हमारा कि मोड ऑफ लोकोमोशन में कौन सा ऑर्गन हेल्प कर रहा। फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला, यहाँ पे सीडोपोडिया, अमीबॉइड में सीडोपोडिया, विच आर टेम्परेरली प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। तो सीडोपोडिया कैसे बनता है कि प्रोटोप्लाज्म बाहर को थोड़ा सा वृद्धि करता है, उसकी वजह से सीडो का मतलब झूठा, पोडिया का मतलब फुट, कूट, झूठा, सीडो, फुट, सीडोपोडिया, झूठे पैर से ये चलते हैं। सीडोपोडिया आर यूज फॉर लोकोमोशन। अब ये भी टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं।
एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, सी वाटर भी हो सकते हैं, और सॉइल पे मॉइस्ट कंडीशन पे भी मिल सकते हैं। मेराइन फॉर्म है सिलिका, अगर ये मेराइन कंडीशन में मिल रहे हैं तो सिलिका की प्रेजेंस, सिलिका शेल इनकी सरफेस पे मिल रही है। अब वेरी थिन एंड फ्लेक्सिबल पेलिकल, वहाँ पे फर्म पेलिकल थी, इससे पहले वाले में जब हम लोगों ने फ्लैजिलेटेड पढ़ा था, यहाँ पे थिन हमारी पेलिकल है। प्रेजेंट इन अमीबा, अमीबा में आप देखेंगे कि थिन फ्लेक्सिबल पेलिकल मिलती है। सीडोपोडिया हेल्प्स इन इनगल्फिंग फूड आर्टिकल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वहाँ कैसा था भाई, पैरासिटिक था या हमारा होलोजोइक था। तो यहाँ पे सीडोपोडिया हेल्प इन इनगल्फिंग फूड आर्टिकल्स, फैगोसाइटोसिस कर रहा है, फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर रहा है, खा रहा है। अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसके एग्जाम्पल हो गए, अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पॉजिटिव एजेंट ऑफ अमीबिक डिसेंट्री। अब यहाँ पे कैच है, आपसे पूछा जा सकता है कि अमीबिक डिसेंट्री किसकी वजह से हो रही है। तो अमीबिक डिसेंट्री अगर आप ध्यान से पढ़ के नहीं गए, आप अमीबा को टिक कर आएंगे। अमीबिक डिसेंट्री का पॉजिटिव एजेंट होने का कारण है हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेस्टेशन। आगे चलिए स्पोरोजोन प्रोटोजोन पे आए। लोकोमोटरी ऑर्गेनिल, सीलिया, फ्लैजिला, सीडोपोडिया एक्सेट्रा आर एब्सेंट, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑल आर एंडोपैरासाइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारे जो स्पोरोजोन प्रोटोजोन है, ये सारे के सारे आपको एंडोपैरासाइट के तौर पे मिल रहे हैं। बॉडी इज कवर्ड विद इलास्टिक पेलिकल, तो सबसे पहले वाले में फ्लेक्सिबल पेलिकल थी, दूसरे वाले में थिन थी, सबसे पहले वाले में फर्म, दूसरे वाले में थिन, और यहाँ पे इलास्टिक। न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक, न्यूट्रिशन कैसा है, पैरासिटिक है। तो न्यूट्रिशन हर जगह आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है। इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा कि वो इनगल्फ कर रहा है, सीडोपोडिया की सहायता से फैगोसाइटोसिस कर रहा है, और उससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि या तो पैरासिटिक है या कॉमन सेल्स, ये सब देखे, या प्रेडेटर है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होगी, याद रख लीजिएगा। लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस, लाइफ साइकिल में सेक्सुअल फेज और एसेक्सुअल फेज है। मे बी पास्ड इन 1 to डिफरेंट होस्ट, और ये अपनी लाइफ साइकिल को हो सकता है एक होस्ट में कंप्लीट कर ले, या हो सकता है 2 होस्ट की ज़रूरत हो। जहाँ पे 2 होस्ट की ज़रूरत होती है उसको हम लोग डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल हमारा प्लाज्मोडियम, एंड प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम होता है। सबसे आखिरी वाला सीलिएटेड, लोकोमोटरी ऑर्गेनिल्स आर सीलिया, सीलिया की सहायता से लोकोमोशन कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, हजारों की संख्या में सीलिया मिलेगा। दे आर एक्टिवली मूविंग, बहुत एक्टिवली मूविंग आपको दिखाई देंगे। एक्वेटिक होंगे, कॉमन ऑलमोस्ट एनीवेयर विद देयर इज वाटर इज प्रेजेंट, एक्वेटिक कंडीशन में मिल रहे हैं, और आपको पानी में हर जगह जहाँ पे पानी है, लेक हो, पॉन्ड हो, रिवर हो, वहाँ पे आपको ये ओशियन, रिवर हर जगह मिलेंगे। द सेल इज सपोर्टेड बाय पेलिकल, इसमें भी पेलिकल है, विच में भी फ्लेक्सिबल और रिजिड, जो कि फ्लेक्सिबल हो सकती है या रिजिड हो सकती है। दे हैव अ कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड, कैविटी है इनकी बॉडी में जिसको गलेट बोल रहे हैं, जो बाहर की तरफ खुलती है, और सीलिया की सहायता से ये वाटर करंट को गलेट की तरफ मोड़ देंगे। वाटर करंट अलॉन्ग विद फूड, वाटर पानी की धारा फूड के साथ इनके गलेट में एंटर होगी। ये है इनका भोजन लेने का तरीका। एग्जाम्पल है पैरामीशिया। अब हम लोग कुछ देख ले MCQ, कुछ आपकी प्रैक्टिस करवा दें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर भला नहीं है। तो सबसे पहले प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन कैसे है, हीट्रोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफ या सेप्रोफाइट या प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर हटा दीजिए, ऑटोट्रॉफ भी हटा दीजिए, हीट्रोट्रॉफ है, प्रोटोजोवन हीट्रोट्रॉफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कंसीडर्ड एज प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, सबसे पहले प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल कौन थे, प्रोटोजोवन थे। तो प्रोटोजोवन ये आंसर हो जाएगा, जिनको हम लोग मानते हैं कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स के। प्रोटोजोवन्स आर डिवाइडेड इनटू कितने ग्रुप, 4 ग्रुप में बांटा गया। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, मोस्ट सुटेबल वर्ड टू फिल द ब्लैंक, 4 ग्रुप में बांटा गया। बताइए हम लोग को, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स बिलोंग टू प्रोटोजोन, प्रोटोजोवन में कौन कौन आ रहे हैं, तो प्रोटोजोवन में सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, स्पोरोजोवन, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, अमीबॉइड, स्पोरोजोवन। तो सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, अमीबॉइड, स्पोरोजोवन, ये आंसर हो जाएगा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन साथ फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, सेप्रोफाइट। तो ये आइदर फ्री लिविंग और
पैरासाइट होंगे। सॉरी, एस्कोमाइसिटीज ये अभी हम लोगों ने फंजाई पढ़ा नहीं, आगे चलते हैं। बॉडी ऑफ फंजाई, तो फंजाई वाले अभी हम लोगों ने पढ़े ही नहीं हैं, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन का एग्जाम्पल, तो एंट अमीबा हमारा अमीबॉइड में आएगा, प्लाज्मोडियम हमारा स्पोरोजोवन में आएगा, अमीबा हमारा अमीबॉइड में आएगा, ट्रिपैनोसोमा आंसर हो जाएगा। ट्रिपैनोसोमा इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ, ट्रिपैनोसोमा की वजह से क्या हो रहा है, स्लीपिंग सिकनेस होती है और इसको फैलाने वाला सेसे फ्लाई, और लिशमेनिया की वजह से काला आजार या डमडम फीवर और फैलाने एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैरामीशियम थाउजेंड्स ऑफ सीलिया की प्रेजेंस की वजह से एक्टिवली मूव करती है। Which of the following group always produce an infectious spore-like stage in their life cycle? कौन भैया infectious stage प्रोड्यूस करता है, तो स्पोरोजोवन हमारे infectious stage प्रोड्यूस करते हैं। प्लाज्मोडियम इज द स्पोरोजोवन की कैटेगरी में आता है। चलिए आगे, which of the following kingdom have no well-defined boundary, well-defined boundary किसमें नहीं मिल रही, या प्रोटिस्टा में नहीं मिल रही। Which of the following organism have placed under kingdom प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में किसको प्लेस किया गया, एस्कोमाइसिटीज फंजाई है, लाइकेन को भी नहीं, फंजाई को भी नहीं, क्राइसोफाइट्स को, क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लैजिलेट्स, और हमारे स्लाइमोड्स प्रोटोजोवन ये हमारे आ गए हैं प्रोटिस्टा में। Which of the following group of organisms are included in the क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट में क्या है, डायटम्स एंड डेस्मिड्स, तो डायटम्स हो गया आंसर। क्राइसोफाइट्स क्या बना रहे हैं, प्लैंकटन बना रहे हैं। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ थिन ओवरलैपिंग शेल, सेल वॉल थिन ओवरलैपिंग शेल बना रही है किसमें, तो शेल एक डायटमेशियस है, डायटम में मिल रहा था जिसमें वो लोग थिन ओवरलैपिंग शेल बना लेते हैं, डायटम आंसर हो जाएगा। डायटमेशियस इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट पॉलिशिंग में यूज हो रहा, फिल्ट्रेशन ऑयल में यूज हो रहा, साउंड प्रूफ यूज हो रहा, बायोगैस प्रोडक्शन में यूज नहीं होता। डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली, डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स आपको मिलेंगे वाटर में, वाटर में मोस्टली मेराइन है और फ्यू फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश मेराइन एंड सेप्लोफिटिक, मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक, मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक कर दीजिए। रेड टाइड्स इन गॉन कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ, रेड टाइड किसकी वजह से हुई थी, गोनियोलेक्स ओवर प्रोडक्शन से, और ये किसमें आ रहा, डायनोफ्लैजिलेट्स में आ रहा है। द पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड कॉजेज द सिक, तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एंट अमीबा हिस्टोलिका अमीबिक डिसेंट्री करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सीलिएटेड, सीलिएटेड का एग्जांपल हमारा पैरामीशियम ऑडिटम। सिलिका जेल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सिलिका जेल किससे ऑब्टेन होगा, डायटम से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रोटीन रिच लेयर हटाइए, दे हैव इंडिस्ट्रक्टेबल सेल वॉल, इंडिस्ट्रक्टेबल सेल वॉल मिलेगी हमको, क्राइसोफाइट्स में ही मिलती है। आगे चलिए, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, द वॉल ऑफ द डायटम इंडिस्ट्रक्टेबल, ठीक है, डायटमेशियस आर यूज्ड इन पॉलिशिंग, ठीक है, चीफ कंज्यूमर चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, ये बात गलत है, यहाँ पे चीफ प्रोड्यूसर होना चाहिए था। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द सेल वॉल है, इसकी सेलुलोज प्लेट, इसकी सेलुलोज प्लेट किसमें मिल रही है, तो इसकी सेलुलोज प्लेट हमको डायनोफ्लैजिलेट्स में मिल रही है। स्लाइम मोड्स कैसे होंगे, ऑटोट्रोफिक नहीं, पैरासिटिक, पैथोजेनिक, सैप्रोफिटिक, प्रोटिस्ट। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोड्स फ्रॉम प्लाज्मोडियम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्लाइम मोड्स आर हैप्लॉइड, प्रोटोजोवन लैक सेल वॉल, डायनोफ्लैजिलेट्स आर इमोटाइल, पेलिकल इज एब्सेंट इन फ्लैजिला, पेलिकल प्रेजेंट होती है, डायनोफ्लैजिलेट मोटाइल होते हैं, प्रोटोजोवन में सेल वॉल नहीं होती, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। स्लाइम मोड्स आर हैप्लॉइड, ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो प्रोटोजोवन लैक सेल वॉल आंसर हो जाएगा। माइकोरिजा प्रमोट्स द प्लांट ग्रोथ बाय एब्सॉर्बिंग इनऑर्गेनिक आयन फ्रॉम सॉइल, हेल्पिंग द प्लांट इन यूटिलाइजिंग एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन, सर्विंग एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एब्सॉर्बिंग इनऑर्गेनिक आयंस फ्रॉम सॉइल। Which of the following statement about Euglena is correct? Euglena is a flagellated. Euglena placed in continuous darkness uses its photosynthetic activity died. Pigment of Euglena quite different. Euglena is marine protist. तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा जी? Euglena is flagellated. Marine नहीं है, fresh water stagnant में मिलेगा. Pigment similar है. Placed in darkness loses photosynthetic activity. Darkness में photosynthetic activity तो नहीं करेगा, लेकिन प्रेडेटर के तौर पे कन्वर्ट हो जाएगा, मरेगा नहीं। ये वाला आंसर इसका सही है। यूग्लिना में दो फ्लैजिला होते हैं। द मल्टीन्यूक्लिएटेड स्लाइमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच फॉर्म द बॉडी ऑफ स्लाइम मोड, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो यहाँ पे आके आपका खत्म। अगले लेक्चर में हम आपको किंगडम फंजाई में मिलते हैं, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है लगा लीजिएगा। टिल देन गुड लक, गुड बाय। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हिट बटन लाइक करिए और मेरे चैनल पर बने रहिए अगली अपडेट के साथ।